क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सर ऐसे होते हैं ना कि सोचते हैं कि केमिस्ट्री में 180 लाएंगे, बायोलॉजी में 360 लाएंगे, फिजिक्स में 145 भी ला लेंगे तो हो जाएगा सिलेक्शन। कि हम 180 नहीं ला सकते, क्यों नहीं ला सकते भाई? बच्चों से मिला और लिटरली वो बोले 180 में से 180 आ रहे हैं मेरे। अगर आप सोच रहे हो मुझे किसी भी तरीके से सेलेक्ट होना है तो ग्रेविटी तुम्हें नीचे लाएगी, शायद तुम सेलेक्ट हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। और एनसीईआरटी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, रैंक 1, रैंक 10, रैंक 15 वाला भी बच्चा दूसरे की गर्लफ्रेंड और दूसरे का नोट्स देखने में अच्छा लगता है, तुम्हारे किसी काम का नहीं है। और तुम रिवीजन गलत तरीके से करते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि नोट्स बना लिया और नोट्स में देखते हैं अच्छा ये ठीक है, ये तो याद है, आता है, हाँ ठीक है। ये रिवीजन नहीं है, ये अपने आप को खुश करने का तरीका है बस। सो हाय एवरीवन, यार मैंने बहुत सारा फिजिक्स हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार मैंने बहुत सारा तो यार मैंने बहुत लंबे समय तक तुम्हें गाइड करा फिजिक्स के रिलेटेड कि फिजिक्स में क्या करना है, कैसे करना है। बहुत कुछ मैंने सिखाया भी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। लेकिन आज फिजिक्स के जो गुरु माने जाते हैं पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पे नहीं, आई थिंक पूरे यूट्यूब पे सर, जहाँ तक मैंने देखा है, मतलब मिलियन में लाइव में व्यूज जाते हैं। वो स्टेटस भी मैंने आपका देखा था। तो आखिर फिजिक्स को ना एक बेसिक तरीके से कैसे करेंगे सर? नीट एस्पिरेंट जितने होते हैं ना फिजिक्स से बहुत डरते हैं। और मैंने ना कुछ ही दिन पहले एक चीज़ समझाया था कि फिजिक्स में 180 नंबर लाना आसान है। पहले हमें सोचना पड़ता है कि उतना ला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सर ऐसे होते हैं ना कि सोचते हैं कि केमिस्ट्री में 180 लाएंगे, बायोलॉजी में 360 लाएंगे, फिजिक्स में 145 भी ला लेंगे तो हो जाएगा सिलेक्शन। लेकिन सर फिजिक्स में भी 180 नंबर लाना आसान है, हमको ऐसा लगता है। लेकिन सॉल्यूशन सर आपको बताना है कि आखिर कैसे ला सकते हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि देखो एम्बिशन तो अपना हाई ही रखना चाहिए हमेशा बच्चों को। ऐसा नहीं है कि हम सोचे कि हम 180 नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते भाई? तुम अगर समय दे रहे हो, अपना 1 साल दे रहे हो या 2 साल दे रहे हो, तैयारी कर रहे हो और जेन्यून तरीके से मेहनत कर रहे हो तो आ सकते हैं। तो सबसे पहले इतना ध्यान रखो कि फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो देखो ग्रेविटी हर जगह लगता है। तुम अगर रैंक 1000 की सोच, अगर तुम सिलेक्शन की सोचते हो कि मुझे किसी भी तरीके से सेलेक्ट होना है, मतलब एक जनरल थॉट बता रहा हूं मैं, अगर आप सोच रहे हो मुझे किसी भी तरीके से सेलेक्ट होना है तो ग्रेविटी तुम्हें नीचे लाएगी, शायद तुम सेलेक्ट हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर तुमने सोचा कि मुझे 1000 रैंक लाना है, किसी भी हालत में 1000 रैंक लाना है, तो यकीन मानो तुम्हारा 5000 के अंदर रैंक आएगा। तुमने मेहनत 1000 के लिए किया और शायद तुम कुछ गलत करोगे, कुछ सही करोगे, अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग 100% चीजें नहीं कर पाओगे तो भी तुम 5000 के अंदर ला दोगे। लेकिन तुमने अगर टॉप 500 की सोचा है तो टॉप 1000 आएंगे। ग्रेविटी चीजों को थोड़ा नीचे खींचती है। तो अगर तुम 135 का स्कोर कर रहे हो, सोच रहे हो, तो 100 नंबर आएंगे। अगर तुम सोचिए अगर 180 का रहे हो तो तुम्हारे 150 तो आ ही जाएंगे भाई। उस लेवल पे तैयारी करो। तो पहले एम्बिशन हाई रखना चाहिए अपने ना, और ईमानदारी से मेहनत करो तो सब कुछ पॉसिबल है। अगर तुमने सोचा है ना कि मुझे ईमानदारी से मेहनत करना तो 180 क्यों नहीं आएगा? लेकिन अगर सोचने से नहीं होता है भाई। आते हैं, मैंने देखे नहीं, नंबर आते हैं। कल मैं बच्चों से मिला और लिटरली वो बोले 180 में से 180 आ रहे हैं मेरे, है ना। 6-7 बच्चे थे जो अच्छे बच्चे थे, तो उन्होंने आए मिले थे मेरे से। उसमें से 3 बच्चों के 180 में से 180 है फिजिक्स में। तो आ सकते हैं, आएंगे क्यों नहीं? तरीका बताइए। तरीका देखो बहुत आसान है, तरीका बहुत आसान है। सबसे पहला स्टेप है कि अपना ईगो और जो शर्म होता है ना उसको बाहर निकाल के रखो पहले। अब बोलोगे सर फिजिक्स में शर्म और ईगो की बात कहां से? ईगो की बात है, जैसे देखो छोटे छोटे बेसिक कैलकुलेशन, ठीक है ना, सिंपल से डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, ये सारी चीजें बच्चों का पेन रोकता है फ्लो में चलते चलते। आपको बायोलॉजी के स्टूडेंट है, बायोलॉजी में बहुत सारे थ्योरी होते हैं, पढ़ लेते हो, समझ लेते हो। फिजिक्स में भी पैरेलली थ्योरी है, फॉर्मूला है, बच्चा पढ़ लेता है, समझ लेता है। लेकिन उसका कलम कहाँ रुकता है? कैलकुलेशन में। 45 में से मैं मानता हूं कि 10 सवाल ऐसे होते हैं जहां पे बच्चों का पेन रुकता है कैलकुलेशन में बस। तो आपको अपना बेसिक बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। 9th 10th की मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा पहले। मतलब तुम अपने आप को रगड़ो पहले, कम से कम तैयारी शुरू कर रहे हो तो 20-22 दिन रगड़ो। बेसिक मैथमेटिक्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक, ग्राफ। हर चैप्टर में तो ग्राफ है यार, हर चैप्टर में ग्राफ है कि नहीं है? हर चैप्टर में ग्राफ है। और तुम बेसिक फॉर्मूला से ग्राफ प्लॉट करना नहीं सीख पा रहे हो। अकॉर्डिंग टू माय प्रिपरेशन बता रहा हूँ, जब मैं प्रिपरेशन करना शुरू किया था तो स्टार्टिंग में ही ये जो काइनेमेटिक्स वगैरह सब आ गया था ना, जिसमें मोशन में इतना सारा ग्राफ। अब हाँ, मोशन में ग्राफ और डिफरेंशिएशन, हाँ काइनेमेटिक्स में ग्राफ और डिफरेंशिएशन वही है। बच्चे को ये याद नहीं रहता है कि किस ग्राफ का स्लोप और किस ग्राफ का एरिया क्या होगा। वो स्लोप और एरिया तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से पता चलता है ना। और बच्चे को यही नहीं पता है कि मतलब क्वाड्रेटिक में आप आगे कैसे बढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल कहां से कैसे ले लिया। सिंपल पावर के कंसेप्ट बच्चे को नहीं आते हैं।
बेसिकली वी कैन से कि पहले पहले 20 दिन निकाल के तुम बेसिक रख लो, 20 दिन निकाल के फिजिक्स लेक्चर है क्या जिसमें बेसिक पूरा पढ़ा रखे हैं? बेसिक पूरा पढ़ा रखे ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ एक है उम्मीद जो हम पढ़ाते हैं उसमें पहला लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स का होता है। पूछता है नहीं भैया फिजिक्स किन से पढ़े, हाँ आप ही का सजेस्ट करते नहीं आप फिजिक्स देखो, ऐसा नहीं है, फिजिक्स में जितने भी टीचर है ना यार, टीचर अपने एंड पे चीजें वो उतना पढ़ाता ही है। और देखो मैं ईमानदारी से बताऊं, कोटा में ऐसा है, फ्रैंकली बताता हूं, कोटा में ऐसा है कि वहां के मास्टर ना अपने आप को स्वघोषित भगवान मानते हैं, मैंने देखा है और भी कई जगह के। लेकिन ऐसा नहीं है, हम 11th 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाते हैं, कोई रिसर्च थोड़ी ना कर रहा हूं मैं यार। अब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2 जर, बोलो नहीं मैं ही पढ़ाता हूं ये, अरे भाई वो तो सब लोग पढ़ाते हैं। तो 11th 12th की चीज कोई अलग चीज है, समझाना अलग नहीं, कनेक्ट करना अलग चीज है, मैं समझता हूं, लेकिन कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो रिसर्च करके आऊं मैं, नहीं, ठीक है ना, कहीं ऐसी चीज तो नहीं है। हाँ बस बच्चों के भाषा में उसको समझा देना रिलेवेंसी होती है, और रिलेवेंट चीजें पढ़ाना बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी निकलते चले जाओगे। क्या होता है कोटा वोटा में ऐसा भी होता है कि पर्टिकुलरली एक चैप्टर के एक टीचर होते हैं, एक मतलब सोचो कितना बड़ा मतलब कंट्राडिक्टरी चीज है कि आप फिजिक्स में सिर्फ काइनेमेटिक्स ही पढ़ाना है उनको, तो भाई वो काइनेमेटिक्स में तो पीएचडी कर लेंगे। अच्छा किसी को ऑप्टिक्स ही पढ़ाना है, हाँ तो क्या करते हैं अपनी शक्ति दिखाने के लिए और इररिलेवेंट चीजों पे चले जाते हैं। मैं ऑप्टिक्स का मास्टर हूं, मैं ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा और मैं सिर्फ ऑप्टिक्स में घुसता चला जाऊंगा अंदर। लेकिन बच्चे को सिर्फ ऑप्टिक्स नहीं, पूरा 11th क्लास का फिजिक्स, पूरा 12th क्लास का फिजिक्स, पूरा बायोलॉजी, पूरा केमिस्ट्री सब पढ़ना है एट द एंड सर। बच्चे के दिमाग, और बच्चा तो छोटा है, उसको नीट का पेपर देना है, उसको पीएचडी नहीं करना है, उसको रिलेवेंट चीजें पढ़नी है, नीट में जो आता है उसको वो पढ़ना है, और उसको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सारे सब्जेक्ट याद रखने हैं, सारे सब्जेक्ट को परफॉर्म भी करना है पेपर में जाके। तो मतलब मैं तो इस टॉपिक से थोड़ा हम भटक गए, हमारा कहने का मतलब यह था कि सारे टीचर परफेक्ट हैं, आप जिस टीचर से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, और हर बच्चे का हर टीचर से फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करता, ये भी मैं बता दूं। बहुत सारे ऐसे, इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ, हाँ। आई थिंक 4-5 फिजिक्स के टीचर से अपने समय में पढ़ा था। बच्चे करते हैं मेरे- स्पेशली फिजिक्स में ऐसा बच्चे करते हैं, और बेटा करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार किसी भी टीचर से आपका फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, उसके साथ चिपक जाओ। उसके साथ भी कभी कभी डिफिकल्टीज आएगी, क्योंकि फिजिक्स है, न्यूमेरिकल है, समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन डरना मत। एक बार किसी भी टीचर से पढ़ो, टीचर इंपॉर्टेंट है मैं मानता हूं, लेकिन कोई नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, जिससे आपका फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, चीजें समझ में आ जाए, सवाल हो जाए, बस इससे ज्यादा क्या चाहिए यार। कौन सा तुम्हें डिग्री लेना है डॉक्टरेट का, पीएचडी करना है, कोई नया थ्योरी लाना है, हाँ फिर एक बार निकल गया तो बच्चे वैसे ही फिजिक्स थोड़ा बहुत ही काम आता है, मेडिकल में बहुत ज्यादा काम नहीं आता, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि काम नहीं आता। सबसे पहले बेसिक, बेसिक्स मतलब अपने मतलब डिस्कशन को थोड़ा सा अपन स्ट्रीमलाइन लेके चलते हैं। सबसे पहले बेसिक 20-25 दिन बेसिक मैथ में पावर का कंसेप्ट, ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद वेक्टर। आप देखोगे तो रिलेटिव मोशन में क्या है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। अच्छा लॉज ऑफ मोशन में क्या है, वेक्टर सम ऑफ फोर्स, फोर्स का वेक्टर सम। और क्या है वर्क डन में क्या है, डॉट प्रोडक्ट। अच्छा पूरे रोटेशन में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। आप शुरू ही करते हो टॉर्क आर क्रॉस है, एंगुलर मोमेंटम, सारा क्रॉस प्रोडक्ट है। तो बिना अच्छा बच्चे कई बार ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स तो होता रहेगा साथ साथ में, या फिर मैथमेटिक्स में मेरा थोड़ा सा हाथ कमजोर है, आजकल नया वर्ड बोलते सर तेरा मुलायम है मेरा बेसिक मैथ, मुलायम है। तो अगर तुम्हारा बेसिक मैथ थोड़ा मुलायम है तो कोई बात नहीं, उसको स्ट्रॉन्ग करो। नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता, सच बता रहा हूं नहीं हो सकता। आप ग्राफ हर चैप्टर में, डिफरेंशिएशन हर चैप्टर में, इंटीग्रेशन हर चैप्टर में है, वेक्टर हर चैप्टर में है, कैसे बच के निकल जाओगे। तो सबसे पहले बेसिक मैथ आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, 20 दिन लगे 25 दिन लगे, पूरा रगड़ो, और बेसिक मैथ ही करते करते तुम्हें ना फिजिक्स की फील आने लगेगी। बेसिक मैथ वेक्टर करते करते तुम्हें लगने लगेगा, और अगर तुमने थोड़ा बहुत पहले ही पढ़ा है, अगर तुम 11th पढ़ चुके हो, 12th पढ़ चुके हो, ड्रॉप कर रहे हो, तो तुम्हें बेसिक मैथ में पूरी फिजिक्स की फील आ जाएगी, यार ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा बेटा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जब पढ़ना शुरू कर रहे हो तो अपना शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ। शॉर्ट नोट्स में जैसे अब काइनेमेटिक्स है, सर शॉर्ट नोट्स या फिर क्लास नोट्स? क्लास नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो क्लास नोट्स में बेसिक थ्योरी जो टीचर पढ़ा रहा है ना उसको जरूर अच्छे से लिखें। और कई चीजें टीचर बोलता है लिखवाता नहीं है, कई चीज ऐसा होता है। एक अच्छा बच्चा हमेशा टीचर के हर बात को ना लिख लेता है, क्योंकि आपको आपको समझ आ गया, कल समझ नहीं आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं,
मैं कभी अपने कार्ड का, जैसे एटीएम कार्ड हो गया या फिर जीमेल का या इंस्टा का पासवर्ड, मैं जिस दिन रखता हूं ना, बनाता हूं, उस दिन लगता है कि मैं ये भूल ही नहीं सकता हूं, ये तो मैंने बनाया है, भूल जाते हैं। है, लेकिन 4 दिन बाद भूल जाता है। मैं कभी अपने किसी भी अकाउंट का पासवर्ड याद नहीं रख पाता हूं, लेकिन जिस दिन बनाता हूं उस दिन लगता है ये अभी बनाया मैंने सोचा है, इसको तो मैंने क्रिएट किया है। अब जिस चीज को मैं क्रिएट कर चुका हूं वो मुझे 4 दिन बाद याद नहीं है। तो सर यूज में नहीं आता इसलिए भूल जाते हैं। यूज में नहीं आता, पासवर्ड होता ठीक है, यूज में नहीं आता इसलिए भूल जाते, लेकिन वो अगर मैं यूज भी करूंगा तो एक चीज ना, फिजिक्स में तो बहुत सारे फॉर्मूलेज है, मल्टीपल फॉर्मूला है, तो आपको लिखना पड़ेगा उसको मल्टीपल टाइम, यूज वाला जो टर्म है उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। और सुनो, 20 का पेपर, 21 का पेपर, 22 का पेपर, 23rd का पेपर देखो, 50 में से या 45 बोल लो जितने तुमको करने हैं, उसमें से 30 सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। और फिजिक्स में कितने फॉर्मूला हो सकते हैं अगर हम आइडिया लगाएं, ऑन एन एवरेज लगाएं। काइनेमेटिक्स में 10, 2D में लॉज ऑफ मोशन में 15-20, स्यूडो फोर्स का, फ्रिक्शन का कुछ स्पेशल केस, वर्क एनर्जी पावर में वर्क एनर्जी थ्योरम का, पोटेंशियल एनर्जी लिखने का, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पावर के 2-3, रे ऑप्टिक्स में थोड़ा फॉर्मूला ज्यादा, लेकिन रे ऑप्टिक्स में फॉर्मूला पे सवाल भी आ जाते हैं डायरेक्ट, प्रिज्म के डेविएशन से, कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, इसे डायरेक्ट, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्ट सवाल भी आ जाते हैं। तो 45 में से यकीन मानो 25 से 30 सवाल डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। सर फॉर्मूला रख लेना चाहिए, मतलब याद कर लेना चाहिए। नहीं, फॉर्मूला को पहले जो टीचर पढ़ाया तो उसको समझो, उसको समझ लो, उसके वैलिडिटी को देख लो। फॉर्मूले में कई लिमिटिंग केस होते हैं कि कभी ये वैलिड है, कभी ये नहीं वैलिड है, उस सारी चीजों को देख लो, समझ लो, और उस पर मल्टीपल टाइम सवाल करो और उस फॉर्मूले को याद रखो अलग लिख के। मैं कहता हूं कि एक चार्ट बना लो, एक पेपर बना लो, और पेपर सीट दिया है, हाँ, उस पर सारा फॉर्मूला लिखा होना चाहिए सीक्वेंस में, और मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज आप करते रहे। 2 बातें ये हो गई। तीसरी बात है इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज से मत भागो। लैंग्वेज से मत भागो कहने का मतलब है कि कई बार ऐसा होता है, ऑफलाइन में तुमने पढ़ा होगा तो ये नोटिस किया होगा कि टीचर जब कंसेप्ट पढ़ाता है तो वो सवाल ड्रॉ कर देता है, ये ब्लॉक है, इस पे एक एरो लगा दिया, फोर्स लगा दिया, अब म्यू इतना दे दिया, बताओ कितने फोर्स पे चलेगा, ऐसे ही पढ़ाते हैं हम लोग। लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हो तो आपको सवाल कैसे करने, लैंग्वेज पढ़ के समझना पड़ता है, डिकोड करना है। क्लास में कई बार हम तो डायरेक्टली डायग्राम बना के सवाल करा देते हैं, या हम लैंग्वेज लेके भी जाते हैं तो हम हर एक लाइन पढ़ के समझा रहे होते हैं, और बच्चे को बता देते हैं ये करना है, तो बच्चा सोचता है अब ये करना है, कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, कर लेंगे। लेकिन बच्चा उसके पहले वाले स्टेप को नहीं पकड़ पाता कि हमको सवाल पढ़ के डिकोड भी तो करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पढ़ेंगे तो उसको कैसे डिकोड करें, इस पे बताता हूँ, उसको बताता हूँ। दूसरी बात, उससे पहले वाली प्रॉब्लम ये है कि बच्चा हमेशा कहता है कि मैंने क्लास पढ़ लिया, मैं समझ लिया, मुझे सब कुछ आ गया, मेरे से घर पे सवाल नहीं होते। कई बार बच्चा कहता है मैंने नोट्स रिवाइज कर लिया, सब कुछ कर लिया, मेरे एग्जाम में नंबर नहीं आते। अब एग्जाम में नंबर नहीं आना, घर पे सवाल नहीं होने का रीजन क्या है? आपको कंसेप्ट पता है कई लिमिट तक, कुछ हद तक कंसेप्ट पता है, लेकिन फिर भी आप सवाल ही नहीं समझ पा रहे हो ना यार। सवाल तो समझना पहला स्टेप है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि कुछ तरीका है कि सवाल कैसे समझे आप। सबसे पहली बात है कि सवाल जब आप पढ़ो तो जब तक फुल स्टॉप और कॉमा ना आ जाए तब तक मत रुको। इंग्लिश में जब क्वेश्चन लिखा होता है तो अगर आप बीच में रुक गए फिर पढ़ना शुरू किए, मतलब बदल जाएगा। स्टेटमेंट आगे पीछे होने से मतलब बदल जाता है उसका। तो जब तक कॉमा या फुल स्टॉप ना आए तब तक आप रुको मत, पूरा पढ़ो। नहीं करना, कई बच्चे क्या करते हैं, एक लाइन पढ़ के समझने लगते हैं, फिर थोड़ा सा 2-4 वर्ड आगे पढ़ के समझने लगते हैं। नहीं करना, जब तक फुल स्टॉप कॉमा नहीं आता तब तक अब मत रुको, वरना अगर रुक गए और फिर आगे से पढ़ना शुरू किया मतलब चेंज हो जाता है यार। कई बार कई सवाल में मैंने ऐसा नोटिस किया, मेरे से गलती हो जाती है। क्लास में हम पढ़ाते पढ़ाते मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, सवाल नहीं है अगर ढंग से पढ़ा तो ऐसा करो। दूसरी बात है कि सवाल का डेटा लिखने की आदत निकालो। जैसे सवाल आप पढ़ रहे हो तो जब तक कॉमा या ब्रैकेट नहीं, फुल स्टॉप नहीं आता तब तक मत रुको, और जब फुल स्टॉप और ब्रैकेट आ जाता है, कॉमा आ जाता है, उसका निचोड़ लिख लो फटाफट। कुछ नहीं, फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन है, बाहर लिख लो। या एक काम करो ना, और जल्दी करना, उसी में सर्कल कर लो। लेकिन किताब गंदा नहीं करना चाहते हो आप, या कुछ मतलब वैसा नहीं कर सकते, तो उसको बाहर लिख लो, नहीं तो उसी में सर्कल कर लो उस चीज को, इंपॉर्टेंट पार्ट को। अब वो कह रहा है कि एक सिचुएशनल सवाल है, मतलब कोई सिचुएशन क्रिएट कर रहा कि ऐसे बॉल है और 90 डिग्री पर एक दूसरा बॉक्स आया, उससे कोलाइड कर रहा है, तो उसका डायग्राम बनाने की जरूरत है। तो फटाफट बनाओ, सोच के नहीं होगा काम। डायग्राम प्लॉट कर लो, सवाल को पढ़ो, डायग्राम प्लॉट कर लो, और फिर उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये सोचने की कोशिश करो। कई बार जब बच्चे फॉर्मूला पे पहुंचते हैं तो वो ऐसे समझो कि मैं पैरेलल प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा, और बच्चा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, ऐसे बोला कि ये KQ/R² होना चाहिए ना। अब बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का रट लेता है KQ/R², और फिर उसी को हर जगह लगाता है
समझ रहे हो? वो समझता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो के क्यू बाई आर स्क्वायर है, और आर डिस्टेंस बढ़ाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना चाहिए। लेकिन तो पॉइंट चार्ज का हुआ ना बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अलग होगा, वो तो सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट होगा, कंडक्टिंग प्लेट है। तो आपको मतलब लिमिटेशन समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। और अब बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे हम जाने? प्रैक्टिस से, हाँ प्रैक्टिस से। मैं जब कहता हूं कि आपको हर चैप्टर में कम से कम 400-500 सवाल लगाने पड़ेंगे, 200 टीचर कराएगा, 100-150 डीटी उसमें होगा, डीपीपी में होगा, कुछ 100 क्वेश्चन आपको खुद से करने पड़ेंगे, कहीं से किताब से करो, समय निकालो, करना पड़ेगा। जब तक आप 200 सवाल नहीं करोगे बेटा कैसे आएगा? और हमें कुछ नहीं आता फिजिक्स, अगर तुम ईमानदारी से बोलोगे हमने सब कुछ रट लिया है। देखो मैं ईमानदारी से बताऊं हमने क्या किया, सब कुछ रट लिया है। तभी तो देखो आज तुम बोलोगे सर कोई भी सवाल आपको दिया जाए तो आप तुरंत कर लेते हो, तो इसका क्या मतलब है? क्या मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं? नहीं। क्या मैं बहुत अच्छा सोच लेता हूं? नहीं। मैंने वो सवाल पहले से किया हुआ था, या वैसा सवाल मैंने पहले से किया हुआ है, तभी तो मुझे तुरंत याद आया, तुरंत हिट किया। क्या अप्रोच लगाना है? हाँ मतलब एक टीचर को तुरंत कैसे पता चल जाता है ये अप्रोच लगाना है? क्या सवाल पढ़ते पढ़ते टीचर सोचता है क्या? नहीं, टीचर पहले से कर रहा है ऐसा सवाल, पहले से उसको पता है वैसे वो सवाल एग्जैक्टली कहीं किसी को डाउट में बता चुका है टीचर। भी ऐसा कर ले कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस कहते हैं इसको, रटना नहीं बोलते बेटा, इसको प्रैक्टिस कहते हैं। इसको जैसे आपको अगर प्रोजेक्टाइल पे पीएचडी करना है, मतलब अच्छे से पढ़ना है, सारे क्वेश्चन मतलब प्रोजेक्टाइल के सारे सवाल हो जाने चाहिए, तो क्या करोगे? सबसे पहले प्रोजेक्टाइल का थ्योरी पढ़ो पूरा। उसके बाद अगर बहुत बेसिक बच्चा है ना तो उसको एक और काम कहता हूं मैं कि कोई भी एक ऐसा किताब खरीद लो, कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल ले लो, या कोई भी एक ऐसा प्रैक्टिस बुक खरीद लो जिसमें सॉल्व एग्जाम्पल हो। अब जैसे ही आपने लिया, उसमें आपने कोई टॉपिक पे सवाल कर रहे हो और आपने क्लास में पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ लिया, फिर भी नहीं हो रहा है, तो आप एक सवाल है उसका सॉल्यूशन ढक दो और उस सवाल को करो। फिर अगर आपसे हो जाता है बहुत बढ़िया है, नहीं हो जाता तो उसका अप्रोच देखो, अप्रोच देखो कि क्या करना चाहता है, फिर उससे सीख लो और फिर आगे बढ़ो। ऑनलाइन में ऐसे सर मैंने भी बताया था कि टीचर तो आपके पास हमेशा अवेलेबल है नहीं कि आपको सॉल्यूशन बता दे, तो सॉल्व एग्जांपल वाला क्वेश्चन करो, उससे सीख लो, उसी से एटलीस्ट सीख लो कि कैसे क्या किया गया। फिर सिमिलर क्वेश्चन खुद से बनाने का देखो कि तुम सीखे कि नहीं, है ना सर? सॉल्व एग्जांपल आप करो, नहीं होते सवाल तो सॉल्व एग्जांपल ज्यादा से ज्यादा करो। और इन सभी चीजों का कंक्लूजन एक ही है यार, आपको समय देना पड़ेगा। जैसे आप कोई भी चीज है, जैसे आप फैमिली में भी हम देखें ना, मतलब जैसे मम्मी पापा से रिलेशन या भाई से रिलेशन, या हम किसी को बहुत पसंद करते हैं उससे रिलेशन हमारा उतना ही स्ट्रांग होता है जितना हम उसको समय देते हैं। अरे बायोलॉजी स्ट्रांग इसलिए नहीं है कि तुम बायोलॉजी मतलब पसंद है तुम्हें, बायोलॉजी को तुमने समय दिया है। पसंद तो दुनिया में तुम्हें बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन पसंद होने से सब कुछ अच्छा हो जाता है क्या? सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा क्या? पसंद तो बहुत कुछ होगा ना तुम्हें भी, लेकिन वो तुम्हारा नहीं है। टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा उसको। तो फिजिक्स भी जैसे चीजें हैं, तो ये सारा अप्रोच, सारी चीजें तभी काम करेगा जब आप समय देंगे। सर एक बार इंटरेस्ट आ जाएगा ना फिजिक्स में, तो आई थिंक क्वेश्चंस भी बनने लगेगा, क्योंकि इंटरेस्ट का भी बात होता है। बिल्कुल इंटरेस्ट का बात होता है। और इंटरेस्ट लूज कहाँ करता है वो मैं बता देता हूँ ना। बच्चा इंटरेस्ट लूज कैसे करता है? जैसे उसने क्लास में पढ़ा, मास्टर ने बहुत चीख चीख के चिल्ला के समझाया उसको, बोला कि सर मजा आ गया आज। बच्चा जैसे ही सवाल उठाया, 2 सवाल नहीं हुए, इंटरेस्ट खत्म। बट यहां पे आपको रुकना नहीं है। आप ये मत समझो कि आप ही से नहीं हुए, आप जैसे लाखों बच्चे जिससे नहीं हुए। हाँ। अब वहां पे लाखों बच्चे जिससे नहीं हुए, उसमें से 98,000 बच्चा क्या करेगा? इंटरेस्ट लूज करके छोड़ देगा। 2% बच्चा होगा जो संघर्ष करेगा, उसको सीखेगा। उसी में से 1%। अरे ऐसा कौन है भाई कि जिसको सब कुछ आता है? ऐसा कौन है जो डीपीपी के सारे सवाल सॉल्व कर लेगा? अरे सॉल्व तुम सब कुछ कर लोगे तो अगले साल तुम ही पढ़ा लेना। अरे भाई मतलब हमें तुम समझने की कोशिश करो बेटा कि तुम बच्चे हो, स्टडी कर रहे हो, लर्निंग एटीट्यूड रखो। बायोलॉजी वाले बच्चे घबराते बहुत है, सवाल नहीं हुआ रोने लग जाएंगे, ये नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ, परेशान हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे। इन सबसे कुछ नहीं होता भाई। क्यों नहीं हुआ अगर ये सोच रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन भी ढूंढो, क्यों नहीं हुआ, अब क्यों आगे नहीं हुआ? कैसे करेंगे। हाँ, आगे कैसे करेंगे? आप आगे बढ़ो, मतलब लर्निंग एटीट्यूड रखते हुए आगे बढ़ो, चीजें सीखो। 1 साल है ना, गिरो, उठो, गलती करो, समझो, आगे बढ़ो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहोगे तो कहीं ना कहीं आगे पहुंचोगे। अगर तुम रुक गए, डिमोटिवेट हो गए, तो कहां जाओगे? वही रह जाओगे ना भाई जहां हो। तो उसमें आपको फाइटिंग एटीट्यूड चाहिए। बस 2 चीजें, समय दो और फाइटिंग एटीट्यूड रखो। तो एक बार सर कंक्लूड करते हैं, स्टेप्स कैसे कैसे। सबसे पहले तो पूरा बेसिक्स अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, क्लास लेक्चर्स वगैरह से, फिर शॉर्ट नोट्स या फिर नोट्स अच्छे तरीके नोट से बना लेना। मल्टीपल रिवीजन। जैसे मान लो ना कि मेरे पास कमरा है, ये तो मेरा रूम है, 30 चैप्टर है फिजिक्स में, 30 पेज लूंगा, ठीक है? उस 30 पेज पर 30 चैप्टर को मैं उतार दूंगा। जैसे सिलेबस चलता जाएगा वैसे वैसे हर एक पेज पर एक चैप्टर उतार दूंगा, डायग्राम बेस्ड पे, माइंड मैप से जो मैं खुद बनाऊंगा।
किसी और के नोट्स को यूज नहीं करना। मतलब स्टार्टिंग में मैं बताता हूँ कि दूसरे की गर्लफ्रेंड और दूसरे का नोट्स देखने में अच्छा लगता है, तुम्हारे किसी काम का नहीं है ना। तो दूसरे का नोट्स ले लोगे, माइंड मैप ले लोगे, सब कुछ ले लो, उसको रेफरेंस की तरह यूज करो, मतलब अपना खुद का बनाओ, उसका, हाँ। अपना बनाओ। और ऐसा भी बनाओ कि एक बार बनाया लेकिन कुछ मजा नहीं यार, कमी रह गई, उसको फाड़ के फेंक दो, दूसरा बनाओ। तो 30 पेज बना के चिपका दो दीवार पर, जिसमें हर पेज पर एक एक चैप्टर उतरा हो, और सुबह उठ के 10 मिनट देखो, क्या बुराई है, मैं देख लूंगा ना, रोज मैं देखूंगा, हर मतलब एक एक चैप्टर में रोज देखूंगा, कितनी बार रिवाइज हो जाएगा यार। और क्या आना है, वर्क एनर्जी पावर में वर्क डन का फॉर्मूला, डॉट प्रोडक्ट से कैसे करते हैं वो लिख लो, वर्क एनर्जी थ्योरम लिख लो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लिख लो, पावर लिख लो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का केस लिख लो। अरे भाई इतना याद रह गया ना, यकीन मान 30 सवाल तो ऐसे ही हो जाएंगे। और आप समझो तो 99% बच्चा 100 नंबर के लिए परेशान है नीट में आज, फिजिक्स में ना। हाँ 100 नंबर के लिए परेशान है ना। 100 नंबर तो फॉर्मूला बेस्ड ही आएंगे ना। क्यों परेशान हो, बस तुम मेहनत करो। अच्छा रोते बहुत है, परेशान हो जाते हैं बच्चे, थोड़े से बायोलॉजी वाले इमोशनल होते हैं, है ना बेटा। थोड़े से हाँ मतलब इमोशनल होते हैं, थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट होते हैं बच्चे। घबराना नहीं है यार, तू गलती कर और सीखता जा, सीखता जा, सीखता जा, संघर्ष कर, समय दे। एक चीज हमसे काफी सारे स्टूडेंट्स पूछे थे कि भैया फिजिक्स जो होता है ना टेस्ट में नहीं बनता है, लेकिन वही क्वेश्चन को घर पे आके बनाते हैं। लैंग्वेज भी हो सकता है, या फिर प्रैक्टिस। टेस्ट के समय एक प्रेशर रहता हो कि तुरंत बनाना है, अप्रोच समझ में नहीं आया, वो नहीं, बट अप्रोच समझ में नहीं आ रहा है, टाइम लिमिटेशन के साथ बनाना है, और नंबर का प्रेशर है। सर फिजिक्स में ये चीज कैसे मैनेज करना है कि मतलब टाइम लिमिट में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। मतलब टाइम लिमिट लेने का क्या होता है, प्रेशर आता है कि हमें 1 से 2 मिनट में सॉल्व कर लेना है। 1 से 2 मिनट में सॉल्व कर लेना है। ये चीजें कैसे इंप्रूव होगा, ये चीजें इंप्रूव होगा कि आपको फॉर्मूला सारे टिप पे होने चाहिए एकदम, हाँ। और जैसे सवाल एग्जाम में आ रहे हैं वैसे सवाल पहले सॉल्व किया होना चाहिए। हाँ ये चीज आप सही। अगर आपको वही सवाल दिख रहा है जो आपने पहले सॉल्व किया हुआ है, देखो भाई आपको ना अपना क्रिएटिविटी नहीं दिखाना एग्जाम में, है ना। आपकी मतलब एग्जाम में ऐसा नहीं दिखाना कि तुम कितना अच्छा सोच सकते हो, वो घर पे सोच लो। एग्जाम में बैठ के सोचना नहीं है, एग्जाम में बैठ के वो चीज आपको बाहर निकालना जो आपने पहले से किया हुआ है। नीट प्रैक्टिस का गेम है, आईआईटी एडवांस सोचने का गेम है। आईआईटी एडवांस में सवाल नया क्रिएट होकर आएगा, वहां पे तो सोचने का टाइम भी मिलता है। हाँ भाई 20 क्वेश्चन में से अगर तुम 5 क्वेश्चन कर लोगे आईआईटी एडवांस में, 6 क्वेश्चन कर लोगे, तुमको आईआईटी दिल्ली मिल जाएगा। कोई भी आईआईटी ढंग का मिल जाएगा अगर 20 में से फिजिक्स में से 6 सवाल कर लोगे तो सोचने का समय भी है, उस तरह की वो प्रैक्टिस भी करते हैं। लेवल अच्छा है, मैं मजा वो नहीं कह रहा कि लेवल कम होगा, लेवल अच्छा। बट जब आप आते हैं नीट में, तो नीट में आपको सिर्फ 40 से 45 सेकंड मिलता है, इससे ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा मैं। 45 सेकंड नहीं मिलता है। लेकिन एक चीज है कि लोग बायोलॉजी में कम टाइम देते हैं, केमिस्ट्री में कम टाइम, तो उसी को फिजिक्स में लेके आते हैं। उससे तुम कितना इंप्रूव कर लोगे, शायद 1 मिनट, क्योंकि आपको ओएमआर फिल करना है, नाम लिखना है। अच्छा टीचर 2 बार वेरीफाई करने भी आता है, आपका सर्टिफिकेट फोटो भी मिलाने आता है, तो सारी चीजों को देख लोगे तो आप 1 मिनट 10 सेकंड मान लो। 1 मिनट 10 सेकंड में आपको सवाल भी समझना है, आपको सॉल्व भी करना है, आपकी बेसिक कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए। तो सभी चीजों को मिला के तो यहाँ पे बात आ रही है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको क्वेश्चन डिकोड करना आना चाहिए, लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, फिर जब फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग आना चाहिए। यही तो सारी चीजें कैलकुलेशन भी थोड़ा सा सर और वो सवाल वही होना चाहिए जो आपने पहले किया हुआ है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वही या फिर सिमिलर। भाई हम फिजिक्स वही पढ़ाते जो बाकी सब लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हम नीट वाले बच्चों को प्रैक्टिस बहुत कराते हैं। अब बच्चे बोलते सर आप बहुत ज्यादा पढ़ाते हो, अरे मैं नहीं पढ़ाते, फिजिक्स में कहां से ले आऊंगा बहुत ज्यादा। मतलब बच्चे का ये कंप्लेन है मेरे लिए पर्सनली, मतलब ये मैं थोड़ा सा क्लियर भी करना चाहता हूँ बच्चों को, सर बहुत ज्यादा आप पढ़ाते हो। मैं फिजिक्स अपना थोड़ी ना लेके आता हूँ, जो फिजिक्स सिलेबस में वही पढ़ाऊंगा ना यार। मैं क्या करूंगा, 4 क्वेश्चन वैरायटी। अच्छा मैं लेवल कभी भी अननेसेसरी का ऊपर लेके नहीं जाता क्लास में, क्योंकि मुझे इररिलेवेंट चीजें नहीं पढ़ानी है, जो नीट में आता है वही पढ़ाना है। लेकिन जो नीट में आना है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि बच्चा जब एग्जाम में बैठे, नीट में फाइनल तो फाइनल है, पहले भी टेस्ट में या कोई प्रैक्टिस टेस्ट हो या किसी भी कोचिंग का टेस्ट हो, मैं ये नहीं कहता कि पीडब्ल्यू का, किसी भी कोचिंग का टेस्ट में तुम बैठ लो, अगर तुम मेरे से पढ़े हो, नोट्स अगर तुम पूरा किए हो, प्रैक्टिस किए हो, तो उसमें से 90% सवाल देखा हुआ आएगा। रीजन है नोट से आएगा। चाहे तुम किसी भी कोचिंग का टेस्ट दो, ये गारंटी देता हूं मैं, किसी भी कोचिंग का टेस्ट दो, आप टेस्ट में बैठोगे, आप नहीं कर पा रहे हो, कर पा रहे हो, वो आपका इशू है, क्यों नहीं कर पा रहे हो, प्रैक्टिस नहीं किया। लेकिन तुम ला के नोट से मिला लो, 90% क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्यों मिलेंगे मैं बताता हूं ना, उसका रीजन मैं नहीं हूं, मेरी तारीफ नहीं करनी है। हाँ
देखो ऐसा नहीं है कि जिस भी आप कोचिंग की बात करें ना, तो उसमें टेस्ट में नया सवाल नहीं बनाते। वो क्या करते हैं, 15-20% नया बनाते होंगे, लेकिन कंसेप्ट तो वही यूज करेंगे। 90% सवाल क्या होता है, पिछले 3-4 साल के उनके होते हैं। अच्छा, एक और बात मैं बताऊं, मतलब बोलना ठीक नहीं है थोड़ा, लेकिन बोलते हैं अपन, सच बताते हैं बच्चों को कि असल में गेम है कहाँ पे अटका हुआ। नंबर टेस्ट में नहीं आ रहा है ना, मैं बताता हूँ। कोचिंग, 3 कोचिंग है, XYZ। तीनों कोचिंग के तुम पिछले 3 साल के पेपर निकाल लो। अरे कितना समय मत लगाना, लेकिन मैं अगर तुम निकाल लो और कंपेयर करो, तुमको लगेगा कि इस कोचिंग का उसमें, उसका उसमें, इसका इसमें, इसका इसमें आता है सवाल। वही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भाई। तुम्हें लग रहा है कि भाई ये सवाल मैं नहीं कर पाया, तुम परेशान हो गए, कोई बात नहीं, उसका प्रैक्टिस कर लो, सॉल्यूशन देख लो, तुम आगे बढ़ो। तुम एक क्रिटिकल, जैसे वो नहीं होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि उसके ऊपर तुम निकल जाओगे तो तुम्हारे से इलेक्ट्रॉन बाहर एग्जिट निकलने लगेगा, है ना। सेम चीज यहां होता है कि यकीन मानो, तुम प्रैक्टिस अगर ढंग से मेहनत से कर लिया ना, समय लगा के, एक टाइम के बाद तुमको ऐसा लगेगा सारे सवाल वही आते हैं टेस्ट में। मजाक नहीं है, मतलब सच में यार, तुम्हें 70-80% सवाल वही दिखाई देंगे, चाहे तुम कोई भी टेस्ट पेपर ले लो, कहीं का भी ले लो। हाँ, 15% सवाल नया बनाते हैं, और कई बार जो नया सवाल बनाते हैं ना, उसका भी गेम बता देता हूं। जो भी अच्छी कोचिंग है XYZ, उसके जो मतलब अच्छे पेपर होते हैं AITS लेवल की, उसमें 4-5 सवाल अच्छा इसलिए डालते हैं क्योंकि उस कोचिंग का इमेज मार्केट में अच्छा जाए। इसलिए नहीं डालते कि हाँ, आप देखोगे तो नीट के भी जो AITS वगैरह होते हैं, जो नेशनल लेवल पे टेस्ट सीरीज होते हैं, उसमें क्या होता है कि वो टीचर के लिए भी सवाल बनाता है कि हम, हमारे कोचिंग का किसी दूसरे कोचिंग वालों बच्चे ने लिया होगा टेस्ट सीरीज, तो वो टेस्ट पेपर लेके अपने कोचिंग में जाएगा, वहां पे डिस्कस करेगा, तो वहां पे इस कोचिंग का नाम होगा कि इसमें सवाल बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन वो इरेलेवेंट सवाल करके हमें कुछ नहीं करना है, कुछ फायदा भी नहीं है। अच्छा, मानता हूं, मैं मानता हूं कि नीट में भी 2-3 सवाल एकदम नया आएगा, एकदम नए लैंग्वेज का आएगा, हो सकता है नया कंसेप्ट का भी आ जाए। कॉन्सेप्ट सही से सीख रखा हो। नहीं तो 3 सवाल से होता क्या है? हाँ, ये भी है। 3 सवाल से क्या होगा? हमारे पास तो ऑप्शन भी है आजकल, वैसे भी 3 सवाल से कुछ नहीं होगा। हमें किस पे फोकस करना है बेटा, ईमानदारी से सोचो, हमें किस पे फोकस करना है। हमें 50 में जो 4 सवाल या 5 सवाल बहुत मुश्किल आएंगे, उस पे फोकस करना है, कि बचे हुए 45 पे फोकस करना है। और बचे हुए 45, ईमानदारी से मैं बताता हूं, अगर तुमने अच्छे से समय दिया है पढ़ाई को, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए हो, बस समय देना, बैठना पहली प्रायोरिटी है। आजकल मैं देखता हूं यूट्यूब पे भी कई लोग मोटिवेशन देते हैं, तो कहते हैं कि सोने से पहले नमक ज्यादा खा लो तो कंसंट्रेशन बनेगा, कुछ भी, मतलब आधा घंटा पढ़ो फिर 10 मिनट का ब्रेक लो। अरे आधा घंटा पढ़ेगा, 10 मिनट का ब्रेक लेगा, क्या मतलब है पढ़ाई का? मतलब तुम्हें क्यों ब्रेक लेने का जरूरत पड़ रहा है यार? ये तुम अलग सर ने भी बहुत पहले बोला था कि देखो यार, तुम पढ़ाई करो बस, और बाकी चीजों को मैनेज करो। बहुत अच्छा लगा था वो मुझे पॉइंट। बाकी चीज के लिए टाइम नहीं, बाकी चीज के लिए तुम सोचो कि वो कैसे होगा, पढ़ाई तो तुम्हें 24 घंटे करनी है। हम क्या करते हैं कि बाकी सारी चीजें करते हैं और पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाते हैं। बेटा ये नहीं, पहले तुम्हें समय देना पड़ेगा, ईमानदारी से, ईमानदारी से समय दो, पेशेंस रखो, घबराओ मत, फाइटिंग एटीट्यूड और लर्निंग एटीट्यूड रखो, आगे बढ़ो। और एक चीज और है, एक चीज और क्या ध्यान रखना बेटा, एक इंपॉर्टेंट बात और, जब भी आप कहीं क्लास कर रहे हो, तो क्लास जैसे कोई भी हो गई, तुम्हारी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की क्लास हो गई, क्लास के जस्ट बाद मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ फॉलो करना बेटा, पहले मुश्किल आएगी लेकिन धीरे धीरे मजा आएगा, और जब एक बार मजा आने लगेगा ना, फॉर्मूला लंबे समय तक याद रहेगा। जैसे आज मैंने पढ़ाया, मान लो कि इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया, ठीक है, मान लो पढ़ाया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में आज मैंने पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन चार्ज का, रिंग का कुछ पढ़ाया, डाइपोल का पढ़ाया, तो पढ़ा दिया, तुमने समझ लिया, तुमने नोट्स बना लिया, सब कुछ हो गया। क्लास जैसे ही खत्म हुआ, नोट्स बंद, वीडियो बंद, मुंह पे पानी मारो, एक ब्लैंक पेज लो और उस पर लिखो याद करके कि आज मैंने क्या पढ़ा था। इससे क्या होगा कि दिमाग पे जोर आएगा, दिमाग में कहीं ना कहीं उसकी एक पिक्चर जबरदस्ती तुम ढूंढने की कोशिश करोगे, और बैक ऑफ द माइंड में जाके तुम याद करने की कोशिश करोगे, ब्लैंक हो जाओगे, तुम्हें लगा यार कुछ भी याद नहीं है। पहले दिन यही होगा, पढ़ा था तो सब याद आ रहा था, सब समझ गया था, लेकिन पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड था, और किसका पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था, उसके यूनिट क्या थे, ग्राफ कैसा बना था, तुम्हें अचानक से याद नहीं आएगा, या 20% याद आएगा। ठीक है, तो 20% लिखो, फिर पीछे जाकर नोट्स में देख लो, अरे अच्छा ये पढ़ा था, याद आना चाहिए यार, ये तो बहुत आसान है, फिर लिखो। और इस चीज की प्रैक्टिस डाल लोगे ना, तो उससे साइकोलॉजिकली क्या होगा, सुनो, कि तुम बार बार अपने दिमाग में उसका पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना, बार बार लाने की कोशिश कर रहे हो। अब अचानक से उस पर बेस्ड कई सवाल आएगा ना, तुम्हें याद आ जाएगा, अरे यार ये तो ये वाला। और तुम रिवीजन गलत तरीके से करते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि नोट्स बना लिया और नोट्स में देखते हैं, अच्छा ये ठीक है, ये तो याद है, आता है, हाँ ठीक है, ये भी बढ़िया है, ठीक है, हो गया, ये रिवाइज हो गया।
ये रिवीजन नहीं है, ये अपने आप को खुश करने का तरीका है बस। आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। आपने जो देख के चीजें थोड़ी ना इतना वो रहता है दिमाग में सेट होगा, रिकॉल नहीं होगा जब बाद में आप देखोगे तो। आपने पहले कोई चीज लिखा हुआ है उसको तो आपने देख लिया, बस रिवीजन थोड़ी ना हुआ। रिवीजन करने का तरीका है कि चलो आप एक महीने बाद भी रिवाइज कर रहे हो, देख लो, उसके बाद लिखो ना पेज पे अगर आपको सच में याद है तो। क्योंकि एग्जाम में बैठ के तो नोट्स नहीं मिलेगा ना, एग्जाम में तो यही पिक्चर काम आएगा जो बैक ऑफ द माइंड में क्रिएटेड है। तो उसको सबकॉन्शियस माइंड में पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करो। मतलब सारा चीज यार देखो इंटेंट का है। करना चाहते हो ना तो सच में दिक्कत आएगी, संघर्ष होगा, लेकिन जब थोड़ा बहुत भी इंप्रूवमेंट आएगा ना तो मजा आएगा। और एक बार मजा आने लग गया ना तो भाई कहां से कहां पहुंच जाओगे ना पता भी नहीं चलेगा। समय लगता है, ग्राफ हमेशा ऐसा बनता है। देखो मार्क्स एग्जाम में जो आते हैं वर्सेस टाइम का ग्राफ एकदम ऐसा बनता है, जीरो स्लोप का होता है। फिर थोड़ा थोड़ा स्लोप बढ़ेगा, फिर जाके स्लोप इनफाइनाइट होगा। जब इनफाइनाइट स्लोप होगा ना तो थोड़े समय में तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत इंप्रूव कर गए। एक बार ना, अगर एक बार भी अगर, सॉरी, कोई बात नहीं। हाँ, एक चीज हम देखें, जैसे आप बताए ना मार्क्स धीरे धीरे इंप्रूव होगा, तो मैंने भी ये चीज फील करा है कि जब एक बार अच्छा मार्क्स लाने का आदत हो जाता है ना, कि एक बार भी अगर 400 क्रॉस कर लिए तो फिर वो सब फील होता है यार 400 लाना कितना आसान था। आसान था बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। तुम भाई फिजिक्स में भी डरो मत, तुम एक बार चलो, फॉर्मूला बेसिक याद रख लो, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, थोड़ा आगे बढ़ोगे ना। जब तुम्हें रिपीट होती हुई चीजें जिस समय से पता चलने लगी ना, तुम्हें लगा अरे यार ये दिक्कत था। एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट हमको याद है, एनसीईआरटी के रिगार्डिंग। एनसीईआरटी के रिगार्डिंग मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात, फिजिक्स एनसीईआरटी नीट और जेईई का एक ही है। हाँ, एक ही है। दोनों का लेवल अलग अलग है। तो 100% आप एनसीईआरटी पे रिलाई नहीं कर सकते कि नीट और आईटी को कैसे हम बाइफरकेट करें, नहीं कर सकते ना। अच्छा, जबरदस्ती कुछ भी जाने पढ़ने की कोशिश करोगे तो वहां पे क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि अब उसका लैंग्वेज थोड़ा सा मुश्किल है, उसका लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है। एनसीईआरटी बहुत इजी नहीं है पढ़ना। तो मैं बच्चों को कहता हूं यार टीचर का नोट्स सच में सफिशियंट है, अब टीचर के नोट्स पहले करें। अच्छा, एनसीईआरटी में 2 एक्सरसाइज है, एक एडिशनल एक्सरसाइज, वो आपको नीट के लिए बिल्कुल नहीं करना है, टफ वाला नीट के लिए बिल्कुल नहीं करना है, आपको एक्सरसाइज 1 करना है। और टीचर जो चैप्टर पढ़ा रहा होगा उससे बोलिए, मैं भी कोशिश करूंगा मतलब कि एनसीईआरटी के होमवर्क को खुद दे। ट्रेंड वैसा आ रहा है कि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस ला रहा है। देखो यार, ऐसा मैं ट्रेंड बताता हूं क्या है। पिछले 2-3 सालों में ऐसा देखा गया है, 2-3 सालों में, कि एनसीईआरटी का हूबहू एग्जाम्पल दे दिया है डेटा के साथ। एग्जाम्पल, हाँ, सॉल्व एग्जाम्पल, वो भी डेटा के साथ दे दिया है। लेकिन ऐसे कितने हैं, 4 सवाल ही है ना, इसके लिए पूरा एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ोगे। वो तो हम भी बताते हैं कि मेरे नोट से एकदम डेटा के साथ इस बार 10 सवाल आए, डेटा के साथ एकदम सेम टू सेम डेटा मैंने दिखाया, सेम टू सेम डेटा। मतलब वो पूछ रहा है आर डिस्टेंस पे और 3R डिस्टेंस, वो 3R आ रही है, तो हैं ऐसे 8-10 सवाल आए सेम डेटा के साथ। तो वैसे एनसीईआरटी से भी 4 सवाल आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी आप ब्लैंक होके पूरा नहीं पढ़ोगे ना। और दूसरी बात, जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है, जो आए एग्जाम डेटा के साथ, वो हर टीचर कराया हुआ है, हर टीचर कराया हुआ है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हर टीचर उतना पढ़ाया हुआ है। तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना। देखो एनसीईआरटी का लैंग्वेज पढ़ के तुम फिजिक्स नहीं सीख सकते, हाँ ये भी है। ये फैक्ट है। कोई नहीं, आज तक जितने बच्चे सेलेक्ट हुए सबसे पूछ लो, तू भी डॉक्टर है, कॉलेज में पढ़ रहे हो। मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। टीचर का नोट सफिशियंट है, पहली बात मैं बताता हूं। हाँ, उसमें एक ब्लू बॉक्सेज आते हैं पॉइंट टू पॉन्डर वाला, उसको थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, वो भी टीचर के गाइडेंस में। टीचर बोलता है जिस चैप्टर के लिए, कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर है, जैसे काइनेमेटिक्स में पढ़ के बहुत कुछ नहीं होगा देखो, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा कंसेप्ट है, 2-4 चीजें पढ़ के कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर की, या मैं बात करूं मैग्नेटिज्म की, पारा, फेरो, डाया, उसमें थ्योरी ही है, थ्योरी है, पूरा का पूरा थ्योरी है। तो कुछ ऐसे चैप्टर पढ़ सकते हो जिसमें पॉइंट टू पॉइंटर, हाँ हमें हम बता देते हैं। दूसरी बात जो हम चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे उसमें एनसीईआरटी से 2-2, 4-4 सवाल होमवर्क दे दिया करें, जिससे क्या है कि बच्चा सॉल्व कर ले, और सॉल्व अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो सॉल्यूशन देख लो। और एनसीईआरटी मैं आपको यकीन दिलाता हूं, रैंक 1, रैंक 10, रैंक 15 वाला भी बच्चा लाइन टू लाइन नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो सेलेक्ट होने वाला बच्चा जरूरी नहीं एनसीईआरटी पढ़े, टीचर के नोट्स 100% फॉलो करे, थ्योरी वाला पार्ट है ना। प्रैक्टिस वाले को तुम ऐसे मत मानो, प्रैक्टिस वाला देखोगे तो बहुत लंबा हो जाता है, थ्योरी वाला पार्ट पूरा कवर करो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। हाँ, होम वर्क जरूर एक्सरसाइज 1 से कर लिया करो, थोड़े बहुत प्रैक्टिस। मैं यही कहना चाहूंगा, देख यार, शॉर्ट ट्रिक किसी चीज का नहीं है। जब तक तुम घिसोगे नहीं, रगड़ोगे नहीं, इंडिया जैसे कंट्री में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आप पढ़ने वाले लोग भी बहुत आ रहे हैं।
नहीं यार, पढ़ने वालों के साथ नॉन सीरियस लोग भी बहुत आ रहे हैं। जिस तरीके से सोशल मीडिया इमर्ज हुआ है आज, है ना, मैं आपको बताऊं, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, नॉलेज वाली चीजें भी मिलती है। आज यूट्यूब पे ही पढ़ा के लाखों में व्यूज आ रहे हैं पढ़ने वाले वीडियो के भी, वो भी ट्रेंडिंग में आते हैं। लेकिन पैरेलली एक ऐसी दुनिया है जहां पे इंटरटेनमेंट ही इंटरटेनमेंट है। और आज गांव में बैठा हुआ बच्चा, जैसे हम लोग पढ़ते थे या तू भी जब पढ़ा होगा, तो तेरे पास यूट्यूब रहा होगा, मैं मानता हूं, लेकिन इतने चैनल नहीं रहा होगा जहां पर जाके तू कॉमेडी वीडियो देख सकता है, है ना, इतने डिस्ट्रैक्शन नहीं रहा होगा। आज गांव में बच्चा हुआ बैठा, किसी भी एकदम काली घाटी में बैठा है और उसके पास यूट्यूब में अथाह भर के इंटरटेनमेंट वीडियोस हैं, है ना, नाम नहीं लूंगा, ये वो प्लेटफॉर्म एक अलग कर देना चाहिए था कि एजुकेशनल, हाँ, उसका ऐप ही अलग आना चाहिए। क्योंकि भाई कभी कभी हम भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं यार, हम भी कोई वीडियो देखने लगते हैं, कॉमेडी वीडियो देखते रहते हैं, गाने देखते रहते हैं, हजार चैनल है जहां पे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। तो भाई उसमें समय खत्म हो जाता है बच्चों का। तो सीरियस स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, आई एग्री, लेकिन उसके साथ साथ डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं होना भी चाहिए। अगर मान लो ये नहीं होता तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाता मान लो जिसको, मतलब नीट एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ कंसेप्ट का गेम नहीं है यार। तुम अपने आप को कितना आइसोलेट रख सकते हो, कितना फोकस्ड रख सकते हो कि वो कल को जाके तुम्हें ऑपरेशन करना है भाई, और तुम वहां पे कॉमेडी वीडियो चला दिए तो कॉमेडी हो जाएगा पेशेंट के साथ जो बैठा हुआ है बेचारा मरीज, उसके साथ कॉमेडी कर दोगे तुम, तो भाई तुम कितने मतलब इन चीजों से दूर रह सकते हो, कितना तुम्हारा पीस ऑफ माइंड है, कितना तुम फोकस्ड हो, कितना तुम सही डायरेक्शन में काम कर सकते हो, कितना कूल रह सकते हो, इन सब का टेस्ट है असल में। कितना मेहनत कर सकते हो, किसी चीजों को कितना सीरियस लेते हो। मतलब आप ऐसे समझो ना यार कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे आईएएस हो, आईएएस मतलब सबसे पहले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, यूपीएससी का रिजल्ट भी आया, उसमें टॉप के 3-4 लोग बिहार से ही हैं। तो और आईआईटी नीट में नहीं आ रहा बहुत दिनों से लेकिन अच्छा रिजल्ट लाओ, नहीं सब जगह से आना चाहिए, ऐसी बातें नहीं है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा बेटा और इन चीजों से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि आप डॉक्टर बनने वाले हो, बहुत सीरियस प्रोफेशन है, या तुम आईआईटी में जाओगे, इंजीनियर बनोगे, या कोई भी काम करो, तो उसमें ये जरूरी है कि आप सही चीज सही समय पे करें। समझ, ऐसा नहीं है कि कॉमेडी वीडियो देखना गलत है या फिर क्रिकेट देखना गलत है, मैं नहीं कह रहा भाई, मैं तो पहले कहता था खुलेआम क्रिकेट देखना गलत है, मैं कहता था, लेकिन आज मैं थोड़ा मैच्योर हो गया हूं, मैं कहता हूं नहीं सही है, लेकिन उस क्रिकेट देखने का सही समय होना चाहिए ना यार, सही समय होना चाहिए। कॉलेज में जाओ, कॉलेज में जाके देखो, कोई दिक्कत नहीं है, वही करते हैं, कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, कॉलेज में जाके देखते हैं, तो तुम्हें भाई हर चीज का टाइम मिलता है, हाँ, सही समय पे सही समय आएगा, हर चीज का सही समय आएगा। तुम्हें तुम्हारे अंदर, जैसे मैं कहता हूं कि मैं एक्चुअल में जब मैं एमएससी में था तो अपने फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर में से 3 पेपर में बैक लग गया था मेरा। अच्छा। मैं 3 पेपर में फेल था। उसमें अलग लेवल की पढ़ाई होती है यार, बहुत थ्योरेटिकल चीजें होती है, मैं फेल था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, घर वालों को पता नहीं। लेकिन मान लो मैं 10th में फेल हो जाऊं या 12th में फेल हो जाऊं तो बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो। तो तुम एक बार सेलेक्ट होके कॉलेज में चले जाओगे ना, तो वहां पे हर चीज के लिए समय मिलेगा, कोई भी चीज गलत नहीं है, सब कुछ करो। कॉलेज में फेल होते हैं, हाँ, एक सेमेस्टर में फेल होगा, अगले सेमेस्टर में क्लियर हो जाएगा, तो चलता है ये सब भाई, हर चीज का सही समय आएगा। तुम्हारे अंदर जितना भी वो है ना, मतलब एम्बिशन भरा बैठा है, ये करूंगा वो करूंगा ये करूंगा, सब कॉलेज में पहुंच के कर सकते हो। और इस टाइम मिलता है सब, टाइम बहुत मिलता है। अपने नो डाउट बहुत ज्यादा पढ़ना है, लेकिन फिर भी इन सब चीज के लिए टाइम मिलता है। एक बात बताओ, बहुत ज्यादा पढ़ना है, तुम्हारे बैच में अगर 100 बच्चे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में कितना पास करेगा? सर फर्स्ट सेमेस्टर में आई थिंक 1 पास किया था, बाकी सबके सब फेल कर गए थे, ये ऑनेस्टली बता रहा हूं। ठीक है, उसमें से कॉलेज कितने को छोड़ना पड़ा? कॉलेज कोई नहीं छोड़ता है, कॉलेज तो कोई नहीं छोड़ा ना, डॉक्टर तो सब बनेंगे, डॉक्टर सब। मेरा मुद्दा यही था कि आप एक बार कॉलेज में चले गए, बहुत पढ़ना है, मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा पढ़ना है डॉक्टर बनने के लिए। होता है कि फेल करता है तो 1 ईयर बैक लग जाता है, 1 ईयर बैक लग जाएगा, ठीक है, लेकिन वो डॉक्टर बनेगा, हो जाता है, डॉक्टर बनेगा। मतलब 100 लोग जा रहे हैं, 100 लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ना है, लेकिन कॉलेज से बाहर बन जाता है, डॉक्टर सब बन जाते हैं। मैं मान लेता हूं कि 2 बच्चे बाहर भी निकल गए, एग्जांपल लेता हूं, तो 98% बच्चे अंदर जाएंगे। अब तुम कंपटीशन की बात करो, यहाँ पे क्या होगा, 2% सेलेक्ट होंगे ना। हम देखें जो ऑनेस्टली नीट निकाल के जाते हैं वो वहां पे फेल नहीं करते हैं। अगर प्रोफेसर हाँ यार, इतना दिमाग तो होता है उसमें, प्रोफेसर ना फेल करे तो वो नहीं फेल करे। हाँ, मतलब वो कोई प्रोफेसर किसी, अगर तुम पत्थर मार के भाग जाओगे किसी गाड़ी पे तो कर देते हैं तो प्रोफेसर ले लेते हैं, तो वैसा कंडीशन में फेल होने का चांस रहता है, नहीं तो नॉलेज के बेसिस पे कोई फेल नहीं करता, कोई फेल नहीं होता। हाँ, मतलब ये तो है यार कि कोई इतना मेच्योर होता है वो सेलेक्ट होके जाता है। अब बात ये है कि नीट में 98% फेल होंगे, कंपटीशन है, 2% पास होंगे। अब कितना पढ़ना है इसे तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, यहाँ क्या है, कंपटीशन है, आपको 98% को पीछे छोड़ना है।
कॉलेज में किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। तू लास्ट भी आएगा, तेरे से कोई नहीं पूछ रहा। तू मेडिकल कॉलेज में ना भाई, तेरा रैंक अगर 100 में से लास्ट में आ रहा है तो भी कोई कुछ नहीं कहेगा, तू डॉक्टर बन ही जाएगा यार। भले तू झोला छाप डॉक्टर बने कहां प्रैक्टिस करेगा पता नहीं, लेकिन तू डॉक्टर है, डॉक्टर बन जाएगा। यहां पे क्या है, कितना पढ़ना है उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें 98% लोगों को पीछे छोड़ना ही है। सो आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा कि फिजिक्स को कैसे करना है। बाकी और भी बहुत कुछ सुनने को मिला होगा, एंड आई थिंक कि इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि फिजिक्स भाई पढ़ो यार, हाँ, वीडियो पढ़ाई देखने से करो। कुछ नहीं होता है। ठीक है। एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि सर मैं इस टीचर से पढ़ूं कि उस टीचर से पढ़ूं। मैंने उसको बोला कि तू पढ़ मत, मजाक नहीं कर रहा। ये मेरे से पूछा एक बच्चा कि मैं इस टीचर से पढ़ूं कि इस टीचर से पढ़ूं, किस टीचर से मैं पढ़ूंगा। हम कि तू पढ़ ही मत यार, तू अभी से पढ़ाई करने में कंफ्यूज है तो सब्जेक्ट में कितना कंफ्यूज होगा। तू तो एक बार देख ले, जहां फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा है उसको रिलाई कर, उस पर भरोसा कर और पढ़, मेहनत कर। दिक्कत पढ़ने में आएगी आगे, तुम पे टीचर सेलेक्ट करने में दिक्कत हो रहा है यार। तो आगे बढ़ो। चलो थैंक यू सो मच सर इतना सारा बात बताने के लिए। बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भी। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट।